नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीनियर आईएएस टीवी सोमनाथन को अगले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के रूप में दूसरा एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। बता दें कि राजीव 1982 बैच झारखंड कैडर के अधिकारी हैं, तो वहीं स्वामीनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस बैच के अधिकारी हैं। सोमनाथन ने भारत की नौकरशाही में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम किया है। उधर दिल्ली में शुगर कॉन्क्लेव और राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। शाह ने संबोधित करते हुए कहा, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हर्ष की प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, हमारा देश बहुत पुराना सहकारिता आंदोलन का साक्षी रहा है। सहकारिता कानून में ढली इसके पहले हमारे देश में सहकारिता का भाव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। और एक प्रकार से कहे कि सहकारिता को कानून में ढलते हुए भी लगभग 125 साल हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कई सारे राज्यों ने इसमें पायोनियर का काम किया और देश भर में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम आजादी के पहले ही भी हुआ। परंतु आजादी के बाद धीरे धीरे एक प्रकार से जैसे इकोनॉमी पॉलिसियां बदलती गई, सहकारिता आंदोलन में जरूरी बदलाव भी नहीं किए गए, कानूनों में जरूरी बदलाव नहीं किए। धीरे धीरे एक प्रकार से सहकारिता आंदोलन पूरे देश में जो सिमेट्रिक तरीके से डेवलप था, वो कुछ राज्यों तक सीमित रह गया और उसमें भी मंद गति से विकास होता था या स्थगितता आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1947 से एक मांग हमेशा सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की रही कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो। 1947 से अब तक 2 साल पहले सहकारिता मंत्रालय एक कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी में सीमित रहकर रह गए थे। उसको केवल राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया। और राज्य सरकार के भरोसे छोड़ने के बाद राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, मगर इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से इसकी वैश्विक स्पर्धाओं के कारण जो बदलाव हमारे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में करने चाहिए, देश की एक नीति बननी चाहिए, इसकी जगह हर राज्य की कोऑपरेटिव पॉलिसियां बनने की शुरुआत हुई। वो राज्य की स्पर्धाएं होती हैं और वो राज्य की रिक्वायरमेंट होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें जाना है तब, और देश में भी अनेक प्रकार के उद्योगों से स्पर्धा करनी है तब, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को नजर में रखकर राष्ट्रीय नीति सहकार के हर एक अंग उपंग में हो, ये बहुत जरूरी है। परंतु यहां मंत्रालय ही नहीं था, होता ही नहीं था। मैं तो एक सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया।
और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का पहला सहकार मंत्री बनने का भाग्य मुझे मिला है। उसके बाद में ढेर सारा काम हुआ है। आगे प्रस्तुतिकरण बताया है, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता। यहां पर एनएफसीएसएफ ने अनेक लोगों को अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया है। मैं वो सभी 8 कैटेगरी के अंदर जिन जिनको पुरस्कार मिला है वो सभी गन्ना सहकारी मिलों को, शुगर सहकारी मिलों को बहुत बहुत मन से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है और सौभाग्य से उसी दिन मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। उद्योग जगत के हर अंग उपांग की प्रगति हुई है। हमारे शुगर इंडस्ट्री की भी बहुत प्रगति हुई। 2013-14 में शुगर केन का एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर था और आज 10 ही साल में 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है। मतलब 18% की वृद्धि हुई। शुगर केन का प्रोडक्शन 352 मिलियन टन था, आज 491 मिलियन टन, मतलब 40% की वृद्धि दर्ज की गई। यील्ड में भी 19% की वृद्धि और ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 58% की वृद्धि दर्ज की गई। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डाइवर्जन 0 मिलियन टन था, आज 4.5 मिलियन टन चीनी इथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट कर पाते हैं पॉलिसी के कारण। और शुगर इंडस्ट्री से जो इथेनॉल की प्राप्ति थी वो पहले 38 करोड़ लीटर होती थी, सीमित उपयोग उसका होता था, और आज 38 लीटर करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल हमारी शुगर फैक्ट्रियां बनी। अब कल्पना करिए, 38 करोड़ लीटर से 370 करोड़ लीटर, ये वृद्धि, इसका सीधा फायदा जहां तक कोऑपरेटिव मूवमेंट का सवाल है, किसान की जेब में गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और ये पैसा पहले एक प्रकार से गल्फ कंट्रीज को हम दे देते थे क्योंकि पेट्रोल आता था, डीजल आता था। आज इथेनॉल ने हमारा आयात का बिल कम किया है, पर्यावरण को सुधारा है, किसान को समृद्ध किया है और गन्ना मिलों को प्रॉफिटेबल करा है, एक ही इनिशिएटिव से। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने गर्व के साथ प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का आयोजन किया है। इस अवसर पर रोहिणी स्थित एनआईडीएम परिसर में आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जो आयोजन किया गया, 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।
उधर अयोध्या के करमडाड़ा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरा सीएम योगी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। रामचंद्र यादव जी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या श्रीमती रोली सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, अयोध्या विद्यापीठ के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, श्री असरफी धाम अयोध्या के सभी भक्तगण, आज के समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण और अयोध्या विद्यापीठ में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी उपस्थित विद्यार्थी और छात्र छात्राएं एवं प्यारे बच्चों, आज मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम की इस पावन धरा पर श्री राम दरबार के यहां पर भव्य विग्रहों की स्थापना का कार्य भी यहां पर मुझे करने का गौरव प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ इस पूरी धरा को जिन्होंने अपने धर्माचरण से पवित्र करके इस पूरे क्षेत्र में 100 वर्ष पहले जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जन जागरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, ऐसे पूज्य संतों, पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की दिव्य प्रतिमाओं के आज यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तब श्री रामलला, मां जानकी और राम दरबार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इन पूज्य संतों के भी श्री चरणों में नमन करते हुए मैं इन पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने के लिए, जिन्होंने आज न केवल जगतगुरु के रूप में धर्म जागरण के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, बल्कि धर्म जागरण के साथ ही अत्याधुनिक शिक्षा हमारे वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो, इस कार्य को भी अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे पूज्य संत जगतगुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो, और वहां भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहां पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा, या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहां पे करेगा,
100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और मैंने इसीलिए कहा, जब गुरु मूर्तियों की और पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनकी साधना मूर्त रूप लेती है तो वह लोक कल्याण का माध्यम ऐसे ही बनता है जैसे अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से संचालित ये पाठ्यक्रम आज यहां पर कर रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरे कार्यक्रम और जगह थे, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या आया था। और अयोध्या आगमन के समय जब मेरी पूज्य महाराज से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि मेरे पूज्य गुरुदेव और आचार्यों की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम है, अगर इसमें आपका आगमन हो जाए तो मैंने कहा, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन पूज्य संतों का पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित रहा है, अगर इस समारोह में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं कोई भी कार्यक्रम अपना स्थगित करते हुए अयोध्या धाम पधारूंगा। और मुझे आज मिल्कीपुर क्षेत्र के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए, धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हों, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं साथ ही साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भले ही भौतिक दृष्टि से उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन अपने उस अल्प अवधि में भी उन्होंने अपनी साधना और अपने चमत्कार से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। और जो मैंने आपको बताया कि आज अशरफी भवन के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो या फिर अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के दौरान किए गए उपकार के वे अनेक कार्यक्रम, जब दुनिया हतप्रत थी, बीमारी के सामने पूरी तरह पस्त थी, तब हमारे पूज्य धर्माचार्य, तब हमारे धार्मिक स्थल, तब हमारे इस प्रकार के संस्थान लोक कल्याण के अभियान के साथ जुड़े हुए थे। और उस अभियान के साथ जुड़ करके, लोक कल्याण के साथ जुड़ करके उस महामारी को परास्त कर रहे थे। और उसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना पर विजय प्राप्त की गई और भारत की 140 करोड़ की आबादी को कोरोना जैसी महामारी से बचाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में 500 वर्षों का निजार समाप्त हुआ। पूज्य संतों का लंबी साधना और संघर्ष आज अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के विराजमान होने के साथ वह मूर्त रूप ली है, दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित की है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे, हां जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। जो लोग बोलते थे क्या अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है।
अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया, कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है और उस रनवे के लिए एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले आया होगा, इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहां की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।